देखो क्वेश्चन नंबर 52, ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं इसमें पूरा सब कुछ बनाना है हमने, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का रूल क्या बता रखा है बताओ, कि जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंसेस है वो कहां पर आएंगे। हाँ, ये इनकम एक्सपेंडिचर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है वो डेबिट में आएंगे और जितने भी इनकम और प्रॉफिट है वो क्रेडिट में आएंगे। और ये हमको कहां से मिलेंगे, रिसीव्ड एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड से मिलेंगे। ठीक है, पेमेंट साइड से हमें एक्सपेंसेस मिल जाएंगे और रिसीव्ड साइड से हमें इनकम मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें करंट ईयर की इनकम आती है। कौन सी ईयर की इनकम आती है, करंट ईयर की। ठीक, और जो भी करंट ईयर की एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी वो इधर बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक, और एक हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यहां से हमें कैपिटल फंड निकालना है। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो सारी 52 की। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 कौन सा है, करंट ईयर है ये। ठीक है, ये आपका ये जो 2020 है ये करंट ईयर है और ये हमारा ओपनिंग डेट है पिछले साल की। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन जो है एरियर है, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, वो है 9,000 रुपए। ठीक, और उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 3500। वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में रिसीव्ड हो गए 3500। तो पहले सब्सक्रिप्शन के पूरे पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, कहां कहां आएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन देखो रिसीव्ड साइड में लिखा होगा, कितना लिखा है रिसीव्ड साइड में, देखो 1,20,000। ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना, इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में आपको इतने चंदे रिसीव्ड हुए। ये इनकम नहीं है, ये टोटल रिसीव्ड है, ये करंट ईयर की इनकम नहीं है ये, बल्कि करंट ईयर में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ ये वो है। तो इसको आप इनकम में दिखाओगे। जो भी रिवेन्यू रिसीव्ड होगी ना, रिसीव्ड साइड से आपको जो रिवेन्यू रिसीव्ड मिलेगी वो आपको इनकम में दिखाना है, और पेमेंट साइड से जो रिवेन्यू पेमेंट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंसेस में दिखाना है, एक्सपेंडिचर में। तो ये रिवेन्यू रिसीव्ड में आएगा सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर्स होते हैं वो एनजीओ को चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुए, 1,20,000। तो यहां पर आप ऐसे दिखाओगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितने मिले सब्सक्रिप्शन, 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाना है। तो इसका रूल क्या कहता है, इस साल का कोई भी खर्चा छूट ना पाए, इस साल का कोई भी खर्चा छूट ना पाए, और की साल की कोई भी खर्चा शामिल ना हो पाए, और इनकम का भी इसी रूल को फॉलो करो, इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए और की साल की कोई भी इनकम शामिल ना हो पाए। मतलब आपको यहां पर ना करंट ईयर की ही इनकम लेनी है। कौन सी इनकम लेनी है, करंट ईयर की। तो ये आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए। अब इसमें जो एडजस्टमेंट क्या है, पहली एडजस्टमेंट क्या है पढ़ो, कि जो सब्सक्रिप्शन आपको एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, ये डेट हमारे को दे रखी कौन सी, 2020, यानी कि ये वाली डेट, देखो ये वाली। तो वो कह रहा है कि इस साल के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितने हैं, 9,000। तो ये कब की इनकम है पहले ही बताओ, कब की इनकम है बताओ, करंट ईयर की है। कब की है ये, करंट ईयर की। तो इस साल की जो इनकम होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर को बोल सकते हैं एट द एंड। ठीक है, एट द एंड कितना है, 9,000। जो भी करंट ईयर की इनकम है हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जितनी भी करंट ईयर की इनकम है वो सब के सब इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये इनकम का आना बाकी है, इनकम का ड्यू है। ठीक है, तो इनकम का ड्यू का मतलब एक्रूड इनकम, एक्रूड, और एक्रूड इनकम हमारी होती है एसेट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमने यहां दो बना रखी है, एक ओपनिंग डेट की और एक क्लोजिंग डेट की। तो ये कब की आउटस्टैंडिंग है, एंड की। एंड का मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर की ये आना बाकी है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से यहां पर कितना है, 9,000। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट को कवर कर लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट को हमें 2 बार रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट को कितनी बार करना है, 2 बार।
हाँ 1,29,000 लिख लो। ठीक, उसके बाद अगला है इसी के ऊपर है, देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹3500। यानी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में रिसीव्ड हो गई। तो ये जो रिसीव्ड साइड पे आपको सब्सक्रिप्शन 1,20,000 नजर आ रहे, इसमें आपको अगले साल का भी 3,500 रुपए रिसीव्ड हो रखा है इसमें। तो हमें जो इनकम में दिखाना होता है वो सिर्फ करंट ईयर की इनकम दिखानी होती है। कौन सी दिखानी होती है? करंट ईयर की। तो इसके अंदर 3,500 रुपए नेक्स्ट ईयर की इनकम भी इंक्लूड है। हाँ, तो उसको यहां से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेनी है। हमें कौन सी ईयर की इनकम लेनी है? सिर्फ करंट ईयर की। ठीक है, तो इसके अंदर 3,500 रुपए अगले साल का भी इंक्लूड है। तो क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। ठीक है, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब के लिए? फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कितना है? 3,500 रुपए। ठीक, क्योंकि इसके अंदर अगले साल की इनकम इंक्लूड है। तो अगर कोई रिसीव्ड में सब्सक्रिप्शन में अगले साल की इनकम रिसीव्ड है, इंक्लूड है, तो उसको वहां से हटाना है, क्योंकि आपको सिर्फ कौन सी ईयर की इनकम लेनी है? करंट ईयर की। कौन सी ईयर की? करंट ईयर की। तो इसको माइनस कर दो। ठीक है, 1,25,500। अब क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की एडवांस रिसीव्ड हुई है इस करंट ईयर में, तो एडवांस इनकम हमेशा हमारी होती है लायबिलिटीज। एडवांस इनकम हमेशा क्या होती है? लायबिलिटीज। अब क्योंकि आपको करंट ईयर में एडवांस मिला है, तो ये करंट ईयर की लायबिलिटीज है। अगर ये प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला होता, पिछले साल, तो ये पिछले साल की लायबिलिटीज होती। जिस ईयर में आपको एडवांस मिला है उसी साल की उसको लायबिलिटीज मानना है। ठीक है, तो आपको ये एडवांस कब मिला है? इस साल मिला है, अगले साल के लिए। तो ये करंट ईयर की क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाओगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना मिला एडवांस? 3,500 रुपए। ठीक है, तो ऐसे एडजस्टमेंट को हमेशा हमें कितनी बार कवर करना है? 2 बार। हर एडजस्टमेंट को 2 बार करना है। तो पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको कर लेते हैं, उसके बाद जो भी रिसीव पेमेंट में बचेगा उसको डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर या जहां भी आना होगा उसको शो कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगला है, देखो इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400। यानी जो आप इंश्योरेंस पे करते हो उसमें अभी 400 रुपीज और देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। इसमें डेट मेंशन नहीं है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पेमेंट साइड में दिया होगा कहीं पे। पेमेंट साइड में देखो लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए, लिखा है ना पेमेंट साइड में। तो पेमेंट से हमें एक्सपेंडिचर में लाना है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का पे करना एक एक्सपेंसिस हुआ। तो कितना इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो? 2,000 रुपए। कितना इंश्योरेंस पे कर रहे हो? 2,000 रुपए। तो यहां पर दिखाओ टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ₹2,000। ठीक है, अब इसमें देखो आउटस्टैंडिंग दे रहा है 400। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। डेट नहीं है ना मेंशन, तो इसका मतलब है करंट ईयर का देना बाकी है। कौन से ईयर का देना बाकी है? करंट ईयर का। तो जो करंट ईयर का देना बाकी है, यानी अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई है, क्योंकि पेमेंट साइड ये बताता है कि करंट ईयर में आपने टोटल कितनी पेमेंट करी है। तो इंश्योरेंस की टोटल पेमेंट करी है 2,000 रुपए, और उसके अलावा एडजस्टमेंट में कह रहा है कि अभी और 400 देना बाकी है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का जितना भी देना बाकी है वो करंट ईयर का खर्चा है ना, करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। तो करंट ईयर के कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो छूट ना पाए, तो इसमें हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। करंट ईयर के जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सारे ऐड होंगे, क्योंकि वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कब का? एंड के।
कितने हैं 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2400। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग खर्चों का आउटस्टैंडिंग है ये, तो खर्चों के जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो लाइबिलिटीज होती है। खर्चों की आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कब का आउटस्टैंडिंग है। कब का है ये करंट ईयर का। एंड का मतलब करंट ईयर हो गया, ठीक है। ये आपको करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम का आउटस्टैंडिंग दे रखा है करंट ईयर का। तो करंट आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है देना है। तो करंट ईयर का देना है, तो देना है तो लायबिलिटीज हुई ना हमारी, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 400 रुपीज, ठीक है भाई। अगला देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900, यानी कि आपने कुछ खर्चे एडवांस में पे कर दिए। प्रीपेड का मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आपने करंट ईयर में पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी। तो देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस के नाम से पेमेंट साइड में आपको लिखा होगा कुछ ना कुछ। पेमेंट साइड में देखो ऊपर से 4th एंट्री देखो पेमेंट साइड में, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना दिखा रहा है 500, ठीक है। तो मिसलिनियस में जो भी एक्सपेंसेस सेपरेटली नेम से नहीं आते वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। समझ लो ये अदर एक्सपेंसेस है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब अदर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे कोई भी खर्चे जिसको हम सेपरेट नेम से नहीं दिखाते वो मिसलिनियस में आ जाते हैं। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस की पेमेंट आपने करी है 5000, तो ये खर्चे ये एक्सपेंसेस है, तो ये कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कितना है ये 5000, ये आपने पेमेंट करी है, ये खर्चा आपका ये पेमेंट करी है। लेकिन इस पेमेंट में वो कह रहा है कि कुछ प्रीपेड भी है। प्रीपेड का मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, आपने नेक्स्ट ईयर का 900 पे कर दिया। अगले साल की पेमेंट कितनी कर दी 900। तो जो 900 रुपए अगले साल की पेमेंट कर दिया वो अगले साल का खर्चा है, बट पेमेंट तो इस साल करी है। यानी कि जो आपने ये पेमेंट करी है ना 5000 रुपीज, इसमें 900 रुपए अगले साल की पेमेंट कर दी। तो अगले साल का खर्चा तो हम इस साल लेंगे नहीं, तो क्या करें यहां से लेस कर देंगे, ठीक है। लेस प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ठीक है 900, तो ये 4100 आ जाएगा। अब प्रीपेड का मतलब एडवांस पेमेंट कर दी खर्चों की। तो पेमेंट अगर खर्चों की एडवांस पे करते हो प्रीपेड, तो ये एसेट्स होता है। ये क्या होता है एसेट्स। अब एसेट्स को हम इसको ओपनिंग में ले जाएंगे कि क्लोजिंग में ले जाएंगे। ये कब पे करा इस साल पे करा ना, तो इस साल एडवांस पे करा तो इस साल में आएगा ये। अगर पिछले साल एडवांस पे किया होता, पिछले साल अगर हमने ये पिछले साल पे करा होता तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाता। ये कब पे करा हमने इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल पे करा तो इस साल में आएगा ये एसेट्स में। तो यहां पर लिखेंगे प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं 900 रुपीज, ठीक है। क्लियर हो गया। अगली एडजस्टमेंट हमारी क्या है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो देखो आपने कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, तो उसकी पेमेंट करी होगी। तो पेमेंट साइड में देखो मैंने बताया था आपको पहले भी, जो पेमेंट होती है एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी अब एसेट्स खरीदते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स होती है, ठीक है ना। तो लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या मिलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो वो तो हमारी इनकम है ना। तो वो यही कह रहा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको 8% से इंटरेस्ट मिलना था और वो अभी तक 5 महीने का मिला नहीं, आना बाकी है। एक्रूड का मतलब आना बाकी है 5 महीने का। तो आपने देखो पेमेंट साइड में जो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करी है 60,000 की करी है, लिखा हुआ है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा खर्चा नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी क्या होती है एसेट्स होती है। और इस साल पेमेंट करी है, तो मैंने आपको बताया अगर कोई एसेट्स खरीदने की पेमेंट आप इस साल कर रहे हो, इसका मतलब वो इस साल की एसेट बन जाएगी ना।
तो यहां पर ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, कितने रुपए है ये बताओ? 60,000 है ना। अब वो कह रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो एक्रूड है, तो हम निकालेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने परसेंट से एक्रूड है? 8% से। और कितने मंथ का है? 5 मंथ्स का। तो 5/12 कर देंगे क्योंकि ये 1 ईयर का है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को देखो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये? कितना आ जाएगा ये? 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलना बाकी है? 2000 रुपए। तो ये इस साल का, ये जो 5 महीने हैं ये इसी साल के तो है, इस साल का 5 महीने का ब्याज मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है 2000 रुपए। तो इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए, इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए, तो यहां पर आएगा। लेकिन इसके साथ ये देखो कि क्या इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट हमें मिल चुका है क्या? जैसे 5 महीने का एक्रूड है, क्या और मिल चुका है? तो अगर कुछ मिला होगा तो आपको रिसीप्ट साइड में लिखा होगा। देखो, तो रिसीप्ट साइड में देखो आपको लिखा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 का मतलब 1000 रुपए मिल गया है। उसके अलावा 2000 रुपए अभी और आना बाकी है। एक्रूड का मतलब आना बाकी है, ये रिसीप्ट में नहीं होगा इंक्लूड, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं ना। हमें 1000 रुपए मिल चुका है क्योंकि रिसीप्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। तो जो मिल चुका है इस साल का वो तो इस साल की इनकम है ही, और जो नहीं मिला इस साल का वो भी तो इस साल की इनकम है। ठीक है ना, 1000 रुपए मिल चुका है और 2000 रुपए नहीं मिला। ठीक है, तो इसको देखो कैसे दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये इनकम है तो इसको इनकम में दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना? 1000 रुपए हमें मिल गया, और एक्रूड कितना है? 2000। तो जो एक्रूड है वो भी तो इस साल की इनकम है। ध्यान रखना, इस साल की कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड है या ड्यू है तो वो उसको ऐड करना है यहां पर, क्योंकि करंट ईयर की कोई भी इनकम छूट ना पाए। इसका बिल्कुल सिंपल सी सिद्धांत यही है कि आपको करंट ईयर के इनकम लेने हैं और करंट ईयर के खर्चे लेने हैं, बस ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, तो इस साल की जो इनकम है वो छूट ना पाए, तो एक्रूड है ना हमारी, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिख देना, कितना है? 2000। तो कितना हो जाएगा टोटली? 3000। और क्योंकि ये एक्रूड है, आना बाकी है इस साल का, तो इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए इसलिए यहां ऐड हो गया। और इस साल का आना बाकी है तो इस साल का आना बाकी इस साल की एसेट्स है, एक्रूड एसेट होती है। ठीक है, इस साल का आना बाकी है तो इस साल की एसेट है। अगर प्रीवियस ईयर में एक्रूड होता तो प्रीवियस ईयर की एसेट होती। ठीक है, तो यहां पर भी इसको दिखा देंगे एक्रूड के नाम से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट ईयर के जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे एसेट्स, इनकम की आउटस्टैंडिंग, इनकम का एक्रूड, तो वो करंट ईयर की एसेट बन जाएगी। और करंट ईयर के जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे एक्सपेंसेस के तो वो लायबिलिटीज में आ जाएंगी। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। और इन्वेस्टमेंट जो हमने इस साल पेमेंट करी है, यानी इस साल हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 60,000 की, तो वो हमारी इस साल की एसेट बन गई। ठीक है, एडजस्टमेंट को अगर बहुत अच्छे से कर लो उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद लास्ट में देखो बिलियर्ड्स टेबल। ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 3 lakhs वाज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अब देखो हमने लास्ट ईयर में एक बिलियर्ड्स टेबल खरीदा 3 लाख का, और पिछले साल उसकी हमने 2,20,000 की पेमेंट भी कर दी, तो ये बिलियर्ड्स टेबल हमारी एसेट्स है। ठीक है, बिलियर्ड्स टेबल क्या होती है? हमारी एसेट्स। और ये कब खरीदा हमने? पिछले साल। तो जो एसेट्स हमने पिछले साल खरीदा तो वो तो लास्ट ईयर की एसेट होगी ना, लास्ट ईयर की। तो यहां पर हम कितने रुपए की खरीदी हमने? 3 लाख की। अब देखो इसमें एक खास बात कह रहा है कि पिछले साल आपने 3 लाख रुपए का बिलियर्ड्स टेबल खरीदा,
तो पिछले साल की एसेट हो गई 3 लाख रुपए, और उसमें पिछले साल आपने 2,20,000 रुपए पे भी कर दिए थे। मतलब अब जब तुमने किसी सप्लायर से बिलियर्ड्स टेबल खरीदा 3 लाख का, तो उसको तुमने कैश कितना दे दिया? 2,20,000। इसका मतलब तुमने उसको अभी भी 80,000 रुपए पिछले साल नहीं दिए, तो वो तुम्हारी लायबिलिटीज हुई ना, पिछले साल की लायबिलिटीज हुई, क्योंकि पिछले साल खरीदा और पिछले साल ही तुमने 2,20,000 पे भी कर दिया। तो पिछले साल कितना पे नहीं करा? 80,000। तो वो पिछले साल की क्या हो गई? लायबिलिटीज होगी। तो जो पिछले साल की लायबिलिटीज होगी वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा। तो यहां दिखा देंगे क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर ज्यादा बढ़िया है, क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड्स टेबल। कितने का खरीदा? 3 लाख का, पेमेंट कितनी हुई थी? 2,20, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, ड्यू रह गया? 80,000। अब अगर ये हम इस साल पे कर देते हैं, अगर हम इसकी इस साल पेमेंट कर देते हैं, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज खत्म। बट अगर हम इसको पे नहीं करते तो ये लायबिलिटीज कंटिन्यू इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इसकी पेमेंट करी कि नहीं करी? भाई पेमेंट साइड में मैंने तुम्हें बताया है कि पेमेंट किस किस की होती है। करंट ईयर में आप पेमेंट करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट कोई एसेट खरीदने की, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू पेमेंट खर्चों की, और कोई प्रीवियस लायबिलिटीज भी पे करते हो आप, तो लायबिलिटीज की भी पेमेंट करते हो। तो अगर आपने ये पेमेंट कर दी होगी तो पेमेंट साइड में आपको बिलियर्ड्स टेबल के नाम से 80,000 लिखे होंगे, और अगर पेमेंट कर दी होगी तो फिर आपको ये यहां पर नहीं दिखाने, ठीक है। तो देखो पेमेंट साइड में क्या बिलियर्ड्स टेबल के नाम से कुछ लिखा है? कितना लिखा हुआ है? तो ये वही तो 80,000 है। देखो इसका मतलब जो आपने पिछले साल पे नहीं करा, जो चुकाया नहीं, वो आपने इस साल पे कर दिया। तो जब आपने ये पेमेंट कर दी है तो क्या ये अब तुम्हारी लायबिलिटीज रहेगी? है ना? तो लायबिलिटीज रहेगी नहीं, तो इसको आप यहां पर नहीं दिखाना। और ऐसे भी मत करना कि हाँ तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि इसको एक्सपेंडिचर में दिखा दो। ये किसकी पेमेंट है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एसेट्स की पेमेंट है। एसेट्स का क्या यहां आता है कभी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है ना यहाँ पर। तो बिलियर्ड्स टेबल क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स जो खरीदी है उसकी पेमेंट है, तो वो तो कभी आएगा ही नहीं यहां पर। ये इनकम एक्सपेंडिचर जो है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। हाँ, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहां पर आ जाएगा, या अगर इसको फ्यूचर में सेल करेंगे तो उससे होने वाला लॉस प्रॉफिट है वो इसमें आ जाएगा। बट जो आपने ये खरीदा है वो थोड़ी आएगा यहां पर, ठीक है, वो नहीं आएगा। अब आपने इसकी पेमेंट कर दी तो ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जो एसेट्स हम एक बार परचेस कर लेते हैं वो हमारे पास तब तक रहती है जब तक हम उसको सेल ना करें, ठीक है, या फिर उसमें डैप लग गया तो कम हो जाता है कुछ, है ना। तो अगर आपने इसको सेल नहीं करा तो ये आपके पास कंटिन्यू रहेगी ना। तो जो आपने पिछले साल बिलियर्ड्स टेबल 3 लाख का खरीदा है, तो ये थोड़ी कि आप इसको इस करंट ईयर में नहीं दिखाओगे। एक बार जो आपके पास एसेट्स आ गई, ठीक है, तो वो तो आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे मान लो मैंने ये एसी खरीदा हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये एसी पिछले साल खरीदा है, तो पिछले साल भी था और इस साल भी है, तो कंटिन्यू कर रहा है ना। अगर मैं इसको सेल कर दूंगा तो फिर ये यहां से खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिलियर्ड्स टेबल है ये आपका कंटिन्यू रहेगा अगर आप इसको सेल नहीं करते। तो ये कहां दिखाओगे दोबारा? बिलियर्ड्स टेबल लायबिलिटीज है, एसेट्स है भाई। लायबिलिटीज तो तब थी जो आपने पेमेंट नहीं करी, लेकिन पेमेंट कर दी तो वो भी खत्म, लायबिलिटीज से वो भी हट गई। ये जो एसेट्स है आपका ये कंटिन्यू यहां पर आएगी ना करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो पूरा यहां पर इसको दिखा दो बिलियर्ड्स टेबल के नाम से। कितना है? 3 लाख, ठीक है। तो हमने जितनी भी एडजस्टमेंट थी उसको अच्छे से कवर कर लिया है। एडजस्टमेंट क्लियर हो गया सबका? ठीक है। अब एडजस्टमेंट कोई बची नहीं। अब हम रिसीट पेमेंट को पढ़ेंगे और उसमें जो जो हमें जहां जहां मिलेगा उसको वहां डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिसीप्ट साइड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ये ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस बीडी का मतलब कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? जस्ट लाइक ए
कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की तरह होता है, यानी जो रिसीप्ट साइड है वो बताता है कि पैसा आया, पेमेंट साइड बताता है कि पैसा कहां गया। ठीक है, ठीक। और ये क्योंकि कैश अकाउंट की तरह होता है तो इसका स्टार्टिंग जो होगा वो कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस की तरह होगा, और क्लोजिंग जो होगा वो बाय बैलेंस शीट जो होगा वो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे कैश बुक बनाते थे ना वैसे ही। तो अब ये कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो कैश और बैंक क्या एसेट्स तो है, और ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ऐसी क्लोजिंग बैलेंस कहां आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो हमें कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस मिल गया, तो ये हमारी ओपनिंग एसेट्स हो गई। ठीक है, कितना है, 1,40,000 रुपए। ठीक है भाई। उसके बाद है डोनेशन। देखो डोनेशन दो तरह की होती है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब जो आपको डोनेशन प्राप्त हुई है, मिली है, उसको आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। तो वो जनरल डोनेशन आपकी जनरल इनकम होगी, तो उसको हमें इनकम में दिखाना है। और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज करना है। जैसे आपको मान लो डोनेशन मिली है टूर्नामेंट कराने के लिए, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो उस डोनेशन को जो आपने खर्च करना है वो टूर्नामेंट में ही खर्च करना है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। तो स्पेसिफिक डोनेशन को हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो आपको यहां पर एक नोट देना पड़ेगा कि आप इसको क्या मान रहे हो, जनरल मान रहे हो कि स्पेसिफिक। अगर आप इसको जनरल मानते हो तो आप इसको इनकम में दिखाओगे, और इसको स्पेशल मानोगे, स्पेसिफिक डोनेशन मानोगे, तो इसको आप कैपिटलाइज करोगे यानी लायबिलिटीज में दिखाओगे। तो आपको जो भी मानना है तो यहां पर आप नोट दे दो। ठीक है, तो हम इसको जनरल डोनेशन मान लेते हैं। ठीक है, और जनरल डोनेशन का मतलब ये आपकी इनकम है। ठीक है, कितना, 50,000। और आप इसको अगर स्पेसिफिक मानोगे तो आप इसको क्या करोगे, कैपिटलाइज। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर ये 1 लिख दो, यानी कि नोट नंबर 1। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन। ठीक है, तो आपने इसको क्या मान लिया, जनरल डोनेशन। ठीक है भाई। और अगर आप इसको स्पेसिफिक डोनेशन मान लेते हो तो फिर ये आपकी इनकम नहीं होगी, फिर आप इसको कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि आपको इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है। तो आप इसको फिर तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस अभी है नहीं। ठीक है, तो इसलिए तब तक इसको आप लायबिलिटीज मानोगे। ठीक है भाई। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट तो हमने कर दिया। ठीक है, जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन से कर दिया अब उनको दोबारा नहीं करना। ठीक है, वो खत्म। एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस भी हमारी इनकम होती है। एंट्रेंस फीस भी हमारी क्या होती है, इनकम। तो इसको यहां दिखा दो। तो एंट्रेंस फीस हमारी कितनी है, 10,000। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, जो आपने ये बैंक में पैसे रखे हुए ना यहां पर, ये रहे, इससे आपको कुछ ब्याज मिला, तो ये भी तो हमारी इनकम हुई है ना। इंटरेस्ट मिल रहा है जो बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट कर रखे, तो ये हमारी इनकम हुई फिर। तो इसको यहां दिखा दो, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000। ठीक है भाई। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500, 1,500 रुपए का तुमने जो पुराना न्यूज़पेपर की रद्दी थी वो बेचा, तो कबाड़ी में बेचा ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये भी हमारी क्या हुई, इनकम है। तो इसको भी यहां दिखाओ, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है, 1,500। फिर है सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। ठीक है, तो ये जो ड्रामा टिकट्स आपने बेचे इसको भी आप इनकम मान लो। ठीक है, तो इसको भी आप यहां पर इनकम में दिखाओगे, और फिर जो ड्रामा एक्सपेंसेस होगा उसको हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। ठीक, तो ये भी हमारी इनकम है। कितना है, 10,500।
ठीक है, तो रिसीव साइड कंप्लीट हो गई हमारी। अब पढ़ते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट में सबसे पहले आपने पेमेंट करी सैलरी की, तो सैलरी हमारा क्या है, सैलरी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है। सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। सैलरी पे करना खर्चा है ना हमारा, तो हम इसको यहां दिखाएंगे टू सैलरी, कितना है 20,000 रुपए। और उसके बाद है रिपेयर एक्सपेंसेस, तो ये भी एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंसेस है उनको हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, रिपेयर एक्सपेंसेस। फर्नीचर, देखो पेमेंट साइड में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मिलेगा और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी मिलेगा। तो फर्नीचर की पेमेंट का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स होती है। तो आपने एसेट्स खरीदी और एसेट्स का नाम है फर्नीचर, और पेमेंट करी 60,000 की, तो ये हमारी एसेट्स है। तो ये कौन सी एसेट्स है, ओपनिंग की क्लोजिंग। क्योंकि आप देखो ईयर कौन सा है, ये रिसीव पेमेंट अकाउंट कब का है, 31 मार्च 2020। तो इस साल आपने फर्नीचर की पेमेंट करी है, तो इसका मतलब इसी साल खरीदा होगा। तो इस साल अगर आपने खरीदा है तो आप इसको इस साल की एसेट्स में दिखाओगे, तो इसको यहां दिखा दो। कितने की खरीदी है, 60,000 रुपए की, ठीक है भाई। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो हमने कर लिया था, देखो ये रहा। इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, बिलियर्ड्स टेबल भी हो गया। उसके बाद अगली पेमेंट करी आपने पेपर, इंक, एक्सेट्रा। पेपर खरीदा, इंक खरीदी, तो ये भी तो खर्चा है, ये भी तो एक्सपेंसेस है। तो ये भी कहां दिखाओगे आप, एक्सपेंडिचर में। कितने का, 1,500 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद है ड्रामा एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, तो इसको भी एक्सपेंडिचर में दिखा दो। कितना है ये, 5,000 रुपए। और लास्ट बाई बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग एसेट्स था, तो ऐसी क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग एसेट्स हो जाएगा। तो यहां पर दिखा दो कैश एंड बैंक, और हमारा अमाउंट कितना है 98,500, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो अब हमने ये देखो ऑलमोस्ट सारी एंट्री कर ली है, बस अब इनका टोटल लगाना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट है ओपनिंग वाला, इसको क्लोज करेंगे। तो यहां से हमारा कैपिटल फंड, अगर इसकी एसेट साइड ज्यादा है तो बैलेंस फिगर जो लायबिलिटीज में आएगा वो कैपिटल फंड, और अगर इसकी लायबिलिटी साइड ज्यादा है तो बैलेंस फिगर जो इधर आएगा वो डेफिशिएंसी होगा। तो देखो इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, 3 लाख और 1,40,000, कितना हो जाएगा 4,40,000। 4,40,000 एसेट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर आएगा कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है। और ये आया हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो 4,40,000 में से 80,000 माइनस कर दो, तो कितना बचता है 3,60,000, ठीक है। ये जो कैपिटल फंड है ये यहां पर लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। जितने भी फंड्स होते हैं वो सभी के सभी लायबिलिटीज में आते हैं, जैसे कैपिटल फंड, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, जितने भी फंड है वो सारे के सारे कहां पर आते हैं, लायबिलिटीज में। तो ये जो बैलेंस शीट बनती है ना एनपीओ में, तो ये फंड बेस लायबिलिटीज में जितने भी फंड्स होते हैं उसके बेस पे ही हमारी लायबिलिटीज आ जाती है। तो यहां पर जो कैपिटल फंड है यहां पर आ जाएगा, कितना है 3,60,000। अब इसमें अगर यहां से सरप्लस आएगा तो वो इसमें ऐड कर देंगे, और अगर यहां से डेफिसिट आएगा तो उसमें से लेस कर देंगे। सरप्लस कब आएगा, जब इनकम ज्यादा होगी, और डेफिसिट कब आएगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो अब इसका टोटल लगाते हैं फिर।
तो देखो इसका टोटल कितना आया, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आया 2,04,500। क्रेडिट साइड का टोटल हमें क्या मिला 2,04,500 और डेबिट साइड का टोटल हमें कितना मिला 38,000। तो हमारा कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड अगर इनकम की ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट फिगर जो आएगा वो सरप्लस आएगा। ठीक, तो डिफरेंस कितने का आ गया 1,66,500। तो यहां पर डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा सरप्लस। 1,66,500। ठीक है, ये बैलेंस फिगर है। क्रेडिट के टोटल में से हमने डेबिट का टोटल माइनस करा तो ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद ये टोटल इक्वल आ जाएगा 2,04,500। और ये जो सरप्लस है इसको हम कैपिटल फंड में क्या कर देते, ऐड कर देते। अगर डेफिसिट आएगा तो उसको क्या कर देते, लेस। तो ऐड सरप्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,66,500। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 0,056,12,552,6,500। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो ये बैलेंस शीट है ये इक्वल आ जाएगी। तो लायबिलिटीज का टोटल करो और एसेट्स का। तो लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है हमारा 5,30,400 और एसेट्स का टोटल भी चेक करो, यही मिलेगा आपको